आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना में जो हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हुआ है। इसके पीछे एक्चुअल कारण क्या है? इतनी बड़ी इकोनॉमी और उसकी इतनी बड़ी जीडीपी को इतना बड़ा झटका लगा है कि लगभग वो उसकी जीडीपी बहुत नीचे चली जाएगी। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चाइना बहुत जल्दी ही ग्रोथ कर रहा है, बहुत अच्छा उसका सारा बैकअप सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है। लेकिन कितनी बड़ी जो वहाँ पर चूक हुई है चाइना में, इतनी बड़ी एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हुआ है। इवन चाइना में इतने बड़े-बड़े क्राइसिस आते रहे हैं, चाहे वो एवर ग्रांडे कंपनी का क्राइसिस हो। हमने कुछ समय पहले डिस्कस किया था, एक हमारे लिंक सेक्शन कमेंट सेक्शन में हमने एक वीडियो का लिंक मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। एवर ग्रांडे कंपनी थी जिसमें 305 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लगा था बहुत सारे कंपनियों का, और पब्लिक सेक्टर बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व थे, और वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालने वाली थी। तो उसी प्रकार से चाइना में बिजली का कट डाउन बहुत बड़ा क्राइसिस है, और इस क्राइसिस से वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। वहाँ के जो सोशल मीडिया हैं, लोकल्स हैं, जैसे कि वहाँ का व्हाट्सएप जो हमारे यहाँ चलता है, वो पैरेलली उनका अपना अलग से व्हाट्सएप होता है। तो उस पे वो सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। एक्चुअली वहाँ की जो पब्लिक है, वो अपना व्यू रख रही है कि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं, मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं नॉर्थ कोरिया में रह रहा हूँ, या बहुत सारी चीज़ें वो उनको अच्छी नहीं लग रही हैं। आजकल वहाँ के लोग टॉर्च मोबाइल की टॉर्च का यूज़ करके खाना खा रहे हैं। अगर ऐसा भारत में होता तो आप क्या करते? इन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करते हैं कि चाइना में इतना बड़ा पावर कट क्राइसिस क्यों क्यों आया? इसके पीछे क्या फेल्योर रहे हैं? क्या चाइना ने पहले से इसके लिए तैयारी नहीं कर रखी थी? चाइना तो बहुत ही फुदक रहा था कि हम ये कर लेंगे, वो करेंगे। दोस्तों, याद रहे, ज़्यादा दिनों तक किसी की अति नहीं चलती। सस्टेनेबल तरीके से चले हुए चीज़ें और गोलों को अचीव करना आसान होता है, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन लिमिटेशन बहुत अच्छी होती है। चाइना में बहुत जल्दी करने की ये सारी चीज़ें ठानी थी, इस कारण से वो रो रहा है। आज चाइना में बिजली का क्राइसिस आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाइना में सड़कों पर इवन जो सिग्नल होते हैं, उन छोटी-छोटी बिजलियों में जो खपत होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी आपूर्ति के लिए चाइना को सारे रोड पे जो हेडलाइट होती है वो बंद करनी पड़ी, सिग्नल लाइट होती है वो बंद करनी पड़ी। यानी कि चाइना के नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस में इतना बुरा क्राइसिस है कि उनके पूरे चाइना को 3 ज़ोनों में बाँटा गया है, रेड और ग्रीन और ब्लू। तो इन सारे क्राइसिस के पीछे कारण क्या है, और क्या इंटरनेशनली कारण भी रहे हैं? क्या चाइना की टसल रही है? जैसे कि चाइना का एग्रेसिव मूड रहता है। चाइना किसी भी कंट्री की पॉलिसी को तोड़-मड़ोड़ के अपने हिसाब से यूज़ करता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कंट्री को एक्वायर करना चाहता है। चाहे वो श्रीलंका की बात कर लें हम, या पाकिस्तान की बात कर लें। पाकिस्तान को उसने $60 बिलियन में इस इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि अब पाकिस्तान उसके ही पीछे दुम हिलाता फिरता है। तो ये सारे क्राइसिस आखिर आए क्यों? चाइना का इसके पीछे बैकड्रॉ क्या था? तो इससे पहले भी एक एवरग्रांडे कंपनी का फेल्योर वहाँ देखा गया था, जो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर से मनी वहाँ पर लगाया गया था। जब कोई कंपनी में बहुत सारा धन एग्ज़ॉस्ट लगाया जाता है, तो वो कंपनी धीरे-धीरे अपनी कैपिटल को गेन कर लेती है। ये एवरग्रांडे कंपनी उस समय थी, तो उसने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट चलाए रखते थे। तो उसमें अब आप समझेंगे, किसी भी चाइना की कंपनी है सर, अगर अब वो डूब भी जाती तो हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अल्टरनेटिव किसी भी देश की कोई भी कंपनी हो, हर देश का उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। सपोज़ दैट चाहे वो इम्पोर्ट से रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, सभी जगह से एक चेन सिस्टम बनी हुई होती है। उस चेन सिस्टम में जैसे एवरग्रांडे कंपनी है, अगर वो डूबती है, उसकी कैपिटल टूटती है और डूब जाती है, तो भारत बहुत सारा स्टील यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, स्पेशल एवरग्रांडे कंपनी को, जो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में यूज़ करते हैं स्टील्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, कई व्यापारियों का पैसा फंसा है, जो लगभग 30 से 40% स्टील हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। तो कहीं ना कहीं वो इतने सारे बैकडोर कंपनी में जाएगी, तो वहाँ से लॉसेस हमें भी देखने को मिलेगा। तो अल्टरनेटिव हमें हर एक कंपनी से अपना ताल्लुक है, और उससे रिलेशन बिठा के देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि चाइना हर समय अग्रेसिव मूड में रहता है, किसी भी कंट्री से एनी टाइम वो एग्रेशन में आकर दुश्मनी और टसल जैसी चीज़ें फ्रंट पर रख देता है, क्योंकि वो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी पे काम करने वाला एक देश है, जो कि बहुत ही खराब चीज़ें होती हैं। इस डेप्थ ट्रैप पॉलिसी को, जैसे पाकिस्तान को उसने हाल ही में रिसेंटली लपेट लिया, उधर श्रीलंका को लपेट लिया, उसका हवन-टोटा जो पोर्ट था उसको हड़प लिया 99 साल के लीज पे लेके। तो चाइना ने ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से चल रही हैं। चाइना भले ही आज के दौर में ग्रोथ कर रहा हो, आपको देखने में लगता हो कि चाइना ग्रोथ कर रहा है। आपको याद होगा 1940 में और 1932 से 1940 तक जर्मनी ने कितना ग्रोथ किया, लेकिन उसका एक समय ऐसा आया कि पतन हो गया। आज जर्मनी
को लोग बहुत कम ही याद करते हैं, क्योंकि उस समय वो बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा था। एग्जैक्टली आज चाइना उसी तरीके से डेवलप कर रहा है, लेकिन वो अपने प्राकृतिक रिसोर्सों को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, वो उनका दुरुपयोग कर रहा है। उसी का एक परिणाम है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट जैसे समस्याएं आई हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रही है। जैसा कि चाइना के लोगों को आज बिजली का जो बल्ब आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ बल्ब देख रहे हैं, अपने घरों में बल्ब लगे देख रहे हैं, आज़ादी से बिजली जला रहे हैं, तो आज उनसे पूछो कि बिजली का क्या महत्व है एक्चुअली। उस जगह पे आज लोग मोबाइल की जो टार्च होती है उसका यूज करके खाना खा रहे हैं, और जब सड़कों पे पूरी सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, या इवन वहाँ पे जो रेड लाइट लगी होती है, जो सिग्नल लाइटें लगी होती है, उनको भी ऑफ कर दिया गया। और चाइना को इस समय 3 कलर से डिवाइड करा गया है, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन में बेसिकली उस जगह बिजली जाएगी, लेकिन उस जगह इंडस्ट्रीज एरिया नहीं है। और येलो में ये बताया गया कि आपकी बिजली कटती रहेगी, लेकिन आपको कंटिन्यू बिजली नहीं मिलेगी। और रेड जोन में वहां तो आपको बिजली पूरी तरह से बंद करनी होगी इंटेंशनली। ये बाध्यता है सरकार की, गवर्नमेंट की बाध्यता है। अब ये वहां पे सी जिनपिंग साहब जो वहां के सर्वोसरिया हैं, वो बहुत जगह जाके उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, जैसे कि भारत के कंपैरिजन में उन्होंने बहुत सारी चीजें यूं ही बोल दी थी कि भारत कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा। तो टसन टसन में इन महाराज ने बहुत सारी चीजें कर रखी थी। बेसिकली इन्होंने जब 2015 में 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज जो डील हुई थी, उसकी समिट हुई थी, उसमें इन्होंने जाके कहा था कि हम 2015 में जो कार्बन हम उत्सर्जित करते थे उसका लगभग 30-35% हम पूरी तरह 2050 तक कट डाउन कर देंगे। उसमें भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। और हाल ही में चाइना ने ये भी कह दिया था हमारे 2021 में हम लगातार 3% का कार्बन एमिशन जो जनरलाइजेशन है वो कम कर देंगे। तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जबकि भारत ने 2030 तक सिर्फ 33% कार्बन मुक्त करने की बात कही थी। वहीं चाइना का सबसे बड़ा जो ग्लोबली पॉइंट है, वो समझने रणनीतिक पॉइंट है, वो ये है कि जब कोरोना स्टार्टिंग था तो उस समय चाइना में बहुत सारी कंपनियां शट कर चुकी थी, यानी कि बंद कर चुकी थी, क्योंकि चाइना में जो कोरोना का इफेक्ट सबसे पहले वहीं से देखा गया। जाहिर सी बात है, बहुत सारे कंट्रीज ने उनको ब्लेम किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो सीधे तौर पर ब्लेम किया था। तो चाइना ने अपने संबंधों को वहाँ से एकदम से अलग कर लिया था। तो उस समय की बात है जब ऑस्ट्रेलिया ने खुली चेतावनी दी कि ये चाइना से ही कोरोना का जो वायरस है वो इवेंट हुआ है ऐसे, यानी कि यहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो चाइना उस समय बहुत ही एग्रेसिव मूड में था कि नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तो उस समय ऑस्ट्रेलिया से चाइना ने ये कट ऑफ कर लिया था। वहाँ से जो स्पेशली कोयला आता था ऑस्ट्रेलिया से, वो लगभग चाइना की 60% ज़रूरतों को पूरा करता था, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला होता था। यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ के कोयले होते हैं जो बेसिकली एंथ्रोसाइट जो कोयला होता है उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, यानी कि 98% इसमें बहुत अच्छा सोर्स होता है, यानी कि एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और भी कई तरह के कोयले होते हैं, लेकिन हमें कोयले को डिस्कस नहीं करना, हमें बेसिकली चाइना के जो बिजली क्राइसिस है उस पर डिस्कस करना है कि चाइना के पीछे इसका बैकड्रॉप क्या रहा। उसने इतने सारे चाइना में बिजली क्राइसिस है, उसको बैकअप सपोर्ट क्यों नहीं मिला, क्या उसके पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं थे। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये, उसने ग्लोबल जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखी। आज चाइना किसी भी देश के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। अगर वो अपने पे आ जाए तो डेप्ट पॉलिसी को वो इतना आगे बढ़ाना चाहता है कि अपने स्वार्थ बढ़ता है, और अपने जनता के लिए, अपने देश के लिए वो सारी चीज़ें साइड कर देता है, खासकर डिफेंस सेक्टर में। तो वहाँ से चाइना ने स्टार्टिंग ही दौर में ऑस्ट्रेलिया से अपने संबंध खराब कर लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला एक्सपोर्ट होता था, चाइना इंपोर्ट करता था, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में था। और चाइना सबसे ज़्यादा दुनिया में कोल एनर्जी से ही बिजली उत्पन्न करता था। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने ऑस्ट्रेलिया से सीधे संबंध अपने खराब कर लिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया कोयले का। तो यहाँ बहुत सारी समस्याएं, जो इनका स्टोर था, जो कोयले का स्टॉक था बिजली बनाने के लिए, वो धीरे धीरे सस्टेनेबल तरीके से चलता रहा। और कोरोना के दौर में उस समय वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद थी पूरी तरीके से। अब जैसे ही कोरोना का माहौल धीरे धीरे खत्म हुआ, कंपनियों ने फिर रिवाइव करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो सर्वाइव कर रही हैं, स्टैंड बाई हो रही हैं, धीरे धीरे चालू हो रही हैं। तो इसी समय पे जो सप्लाई है वो ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है तो समस्याएं होती हैं मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में आप किसी चीज़ को खरीदने जाएंगे और आप किसी एक चीज़ को पार्टिकुलर खरीद रहे हैं, उसके खरीदार 4 हो गए और उसकी सप्लाई आगे से आ नहीं रही, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अभी चिप क्राइसिस आया था चाइना में।
तो पूरी दुनिया को उसके इफेक्ट डाला था। तो इसी प्रकार से यहाँ बिजली क्राइसिस के वजह से चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे बंद हो गई हैं। और अब जब फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे खुलनी चालू हुई, तो जो कोयला उनका था बिजली बनाने का वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो ये इंटरनेशनली जो रिलेशन है उसने उसने सही से मेंटेन नहीं किए, क्योंकि वो डेप्ट ट्रैप के कारण फंसा रहता था। तो बिजली क्राइसिस एक्चुअली चाइना में इस कारण से आया। दूसरी चीज़ें ये हैं कि बिजली की खपत बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे हो रही थी, क्योंकि उसने जो कस्में खाई थी पेरिस क्लाइमेट चेंज में, जो वहाँ 2015 में पेरिस जाकर उसने जो वादे किए, और बहुत सारी चीज़ें इसने यूएनए में रख दी थी कि जो क्राइटेरिया होता है वो चेंज कर दिया था। लगभग हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 2050 तक चाइना ने कहा था कि हम लगभग 60% कार्बन CO2 को मुक्त कर देंगे अपने यहाँ से, न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे, न्यूट्रलाइजेशन जेशन कर लेंगे, जो पूरी तरह नहीं हुआ था, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर करता था कि भारत अगर ऐसा कह रहा है तो वो कर लेगा। तो ये क्राइसिस आया, जबकि चाइना की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगभग कोल से 70% उसी पे निर्भर करती है, उसी पे आश्रित रहती है कि जब तक कोयला नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ उत्पादन नहीं होगा। तो तेज़ी से विकास करने के पीछे इसके 3 सारी चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया से इसने सीधा संबंध खराब कर लिया। दूसरी चीज़, इसने बाइडन बाबा से जब अमेरिका में गए थे, तो अभी देखो हमारे यहाँ भारत में भी कई बार अमेरिका का प्रतिनिधि आया ये स्पेशल मैसेज देने के लिए कि आप कार्बन इमिशन को कट ऑफ करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। तो भारत ने उसका उसका उतना सटीक जवाब नहीं दिया था। भारत ने कहा था कि 2030 तक, यानी कि 2030 तक हम 33% कार्बन न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसने इंटेंशनली नहीं कहा था। लेकिन चाइना ने इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ ली। 2021 में ही उसने एक विजन रख दिया, 2021 में कि हम 3% कार्बन कम करेंगे 2005 के मुकाबले। जो 2005 में जो कार्बन का लेवल था, कार्बन पॉल्यूशन का लेवल था, वो हम धीरे धीरे 2005 की तुलना में आज 3% 2021 ही कम कर देंगे। तो बहुत बड़े बड़े वादे करने के पीछे इनकी क्या मंशा थी और किस तरीके से इन्होंने हैंडल करा, वो सारी चीज़ें इनकी फेल हो गई हैं। जबकि इंडिया ने 2030 तक सिर्फ 33% कार्बन मुक्त करने की बात कही थी। वहीं हम इम्पोर्ट की बात करें कि अब चाइना में जो बिजली क्राइसिस है उससे बचा कैसे जा सकता है, तो चाइना के पास लिमिटेड ऑप्शन है किसी भी कोयल इंडस्ट्रीज़ को हायर करने के लिए, या तो फिर वो अपने नए नए कोयला खदानों को एक्सप्लोर करे, खोजे और उसको ढूंढे। तो ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इससे ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो सकती हैं। अब उसके पास और भी ऑप्शन है, जैसे वो रसिया से कोयला मंगा सकता है, और दूसरा आपको कांगो से मंगा सकता है, मंगोलिया से मंगा सकता है, और तीसरी बात, अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने वो गिड़गिड़ाए जाकर, तो वो ऑस्ट्रेलिया फिर से कोयला दे सकता है, क्योंकि वहाँ जो शी जिनपिंग उनके जो चच्चा हैं वो जाके वहाँ पर इंटरफेयर करते हैं और उनको हर बार यही मुँह की खानी पड़ती है। तो ये बहुत सारे एग्रेशन जो अपनाता है दूसरी कंट्रियों के लिए। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दुनिया इस चीज़ को जान रही है कि चाइना किस मूड से चलता है, उसका कोई भी सगा नहीं है, जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो उसको उस हिसाब से यूज़ करता है। तो हमने डिस्कस किया आज फिर चाइना में बिजली क्राइसिस। एक्चुअली बिजली क्राइसिस से कितनी समस्याएं होती हैं आपको पता है। एक्चुअली में आप जिस तरीके से बिजली को वेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ को आज रिलेट करके चाइनीज जो पीपल हैं उनसे शायद पूछा जाए तो उनको पता चलेगा एक्चुअली में बिजली की बचत। जो एक मैसेज दिया जाता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, वाटर को सेव करें, तो ये सारी चीज़ें जब खुद ही हैपेंड होती हैं, आपके साथ घटित होती हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि एज ए पर्सन आपको क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आज उनको फील हो रही होंगी। और आप इस कंट्री में रहते हैं, कितना लिबरल हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके कारण आप बहुत सारी चीज़ें गतिविधियाँ कर पा रहे हैं। चाइना में सारी चीज़ें लिमिटेड हैं, और बहुत सारी मीडिया हाउसेस को तो क्लोज ही कर दिया जाता है कि आप किसी तरह की न्यूज़ स्प्रेड नहीं करेंगे विदाउट गवर्नमेंट के एसेंट के, क्योंकि उनकी सहमति होना ज़रूरी है। तो आज हमने समझा बिजली क्राइसिस क्या है, और इस बिजली क्राइसिस से उबरने के लिए चाइना क्या प्रयास कर रहा है, और चाइना के पास क्या विकल्प है, वो किस किस देश से कोयले को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल के नीचे एक आइकन बना होगा, उस आइकन पर जाके उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जब भी कोई नया अपडेट आता है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आता है। आफ्टर दैट आप उसको एक लाइक जरूर दबाएं, क्योंकि हम इतना प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, आप कुछ अच्छा सीख सके, आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।